हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों फाइनली आप सबको 2-3 दिन से इंतज़ार था कि ये वीडियो कब आएगी, कब हम क्वेश्चंस देखेंगे और इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो फाइनली आज हम वो वीडियो लेके आ गए हैं। इस हॉस्पिटल में मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको क्या क्या क्वेश्चन रेडी करके जाने हैं ताकि आप भी अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सको। जो मुझे क्वेश्चन आए थे इंटरव्यू और सीबीटी एग्ज़ाम में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी इसमें मुझे ये कंफर्म नहीं है कि जो मुझे क्वेश्चन आए वही सबको आएंगे, क्योंकि लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे सब मतलब हम जितने भी बैठे थे सबको वही सेम ही क्वेश्चंस मतलब उस पर शो हो रहे थे और हमने सेम ही सारे करे थे। तो मे बी आपको भी सेम आए, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट वाले वीडियो ज़रूर देख के जाना और इस पर जो भी क्वेश्चन होंगे ज़रूर पढ़ के जाना, उसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पता ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है यार, जो भी मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए आप जरूर शेयर करना, कहीं वहाँ पे एक लड़का उसके जैसे मत करना, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का था, एक वो सीबीटी एग्ज़ाम कर रहा है और दूसरा जो करके बैठा है वो ऐसे उसकी तरफ देख रहा है, और जो बैठा था उसको 15 मिनट्स मिले थे, जो कर रहा है उसको 25-30 मिनट से भी ऊपर हो गए। तो वो पीछे से बोला, अरे सर इसका पेपर ले लो, इसका बंद कर दो, इसको 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया। तो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं टांग खींचने वाले कि ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब पहले इससे मैं ऊपर जाऊँ, ये बंदा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बाकी ये चीज़ कभी मत मन में लेके आओ यार, क्योंकि हर एक का जितना भी हो सकता है, क्योंकि आपने नर्सिंग करी है, नर्सिंग में शुरू में ही हम कसम खाते हैं कि हम हर किसी का भला करेंगे, हर चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे वो कोई भी मतलब बंदा है, एम्पैथेटिक रहो हर किसी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर वो ऊपर जा रहा है या उसको ज़्यादा टाइम मिल गया तो हम पीछे से बोले नहीं जी इसको ज़्यादा टाइम, इसको भी बंद करवाओ, ऐसा कभी मत करो। अगर आप दूसरों का भला करते हो तो भगवान आपका करेगा, तो हमेशा ये सोच के भला करना चाहिए, ठीक है। बाकी आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि प्रिवेंशन इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए आपको पता है बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके साथ इन्फेक्शन फैलती है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे, जैसे आपको सबसे पहले तो हैंड हाइजीन का आपको पता होना चाहिए कि हम हैंड हाइजीन करते हैं, उसके स्टेप्स एडिशनली आप पढ़ लेना, ठीक है। 5 मूवमेंट्स जो है वो भी इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। 5 मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी आप ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है प्रोसीजर से पहले, ठीक है। बाकी स्टरलाइजेशन आपकी मेंटेन करके रखनी है, बाकी ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना और आपको जो भी सही आंसर लगता है वही आप सिलेक्ट करना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मुझे जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे था कि अगर किसी पेशेंट का आप ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने वाले हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले आप क्या चीज़ चेक करोगे। तो ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल जाएगी कि आप पेशेंट की लैब वैल्यूज़ देखोगे या आप डॉक्टर के नोट डलवाओगे, या मतलब उसमें जैसे आपको पता है कि हमने HP वगैरह की वैल्यू भी देखनी होती है, डॉक्टर के नोट भी डलवाने होते हैं, क्रॉस चेकिंग भी करवानी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी आपको देंगे कि आप ब्लड स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको उससे पहले क्या चेक करना है। तो इसमें आपको पता है कि हमें ये भी देखना है कि लैब वैल्यू क्या है, डॉक्टर से क्रॉस चेक करवाना है, ठीक है, ब्लड जो है वार्म है या नहीं है, ठंडा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन उन्होंने लिखा था कि ब्लड स्टार्ट करने से जस्ट पहले आप क्या करोगे। तो वहाँ पे वाइटल्स आपको पता है जो सबसे ज़रूरी है, जो हमने चेक करने होते हैं, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे उसके पहले, ठीक है। और ब्लड के रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, सबसे पहले तो ये है कि उसका आपको ड्रॉप फैक्टर के बारे में पूछ सकते हैं कि ब्लड उसका ड्रॉप फैक्टर बताओ। तो ड्रॉप फैक्टर आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं क्रॉस मैचिंग का, क्रॉस मैचिंग जब ब्लड देना है जब तो कैसे देते हैं। तो उसमें अगर ब्लड की हम टाइमिंग की बात करें तो इनिशियली ब्लड स्टार्ट करने से पहले हम वाइटल चेक करते हैं। जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर में हम 4 बार वाइटल चेक करते हैं, 15 मिनट्स के इंटरवल पे 4 बार वाइटल चेक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेकेंड आवर है उसमें हम 2 बार वाइटल चेक करेंगे, मतलब हाफ आवर्स के इंटरवल पे। जो थर्ड वाला आ रहा है उसमें हम एक ही बार चेक करेंगे, और जो फोर्थ आ रहा है उसमें भी हम एक बार चेक करेंगे। मतलब 4 घंटे के अंदर अंदर हमने ब्लड खत्म करना है। देने से पहले क्रॉस मैच आपको भी करना है और डॉक्टर से भी करवाना है, डॉक्टर से नोट भी डलवाना है। अगर बाई चांस पेशेंट को ब्लड से रिएक्शन होती है तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या प्रोटोकॉल है, वो ज़रूर पढ़ लेना कि हमने ब्लड डिस्कनेक्ट कर देना है, उस टाइम पे एक यूरिन का सैंपल लेना है, साथ में अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, ICN को इन्फॉर्म करना है।
ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करना है, क्वालिटी में इन्फॉर्म करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो कि एक प्रोटोकॉल के अंदर आती है। तो ये ब्लड रिएक्शन पॉलिसी जो है ये ज़रूर पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए पे इस पे अगर रिएक्शन होता है तो हम क्या क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को ट्रैकोस्टमी डली हुई है, पेशेंट कफ करता है और उनकी ट्रैकोस्टमी जो है वो बाहर आ जाती है, तो आपको क्या करना है। तो इसमें सिचुएशनल क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा, और जितने भी आंसर होंगे आपको सब राइट लगेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा होगा कि एरिया को क्लीन करेंगे, या फिर आप अपने किसी हेल्प के लिए स्टाफ को बुलाओगे, या फिर आप उसको रीइंसर्ट करोगे, है ना, या फिर आप एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ उसको निकालोगे, साफ़ करोगे और फिर से डालोगे। तो मतलब ऐसे लिखा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट ने कफ करी है और उस टाइम पे ट्रैकोस्टमी निकली है, तो इसका मतलब है कि वो एक एक्सीडेंटली मतलब निकली है, आपने खुद नहीं निकाली। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो आपका काम है वो है एयरवे सिक्योर करने का, क्योंकि अगर आप किसी और को बुलाने जाते हो तब तक पेशेंट अरेस्ट हो जाए, या पेशेंट डिसैचुरेट हो जाए, या ऐसा कुछ भी मतलब होने से अच्छा है कि उसी टाइम आपको क्या करना है कि जो पेशेंट के ट्रैकोस्टमी के अंदर हम कैनुला जो डालते हैं, तो उसको आपको क्या करना है कि वो तुरंत कैनुले को लेके उसमें इंसर्ट करना है, बिल्कुल स्टरलाइजेशन तरीके से, एसेप्टिक टेक्निक के साथ, ठीक है। ग्लव वगैरह पहनने हैं, सर्जिकल ग्लव पहनने, और उसके बाद आपको इंसर्ट करना है। उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट का एयरवे जो है ओपन रहेगा। उसके बाद आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, तो वो आके ट्रैकोस्टमी चेंज करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमने एयरवे सिक्योर करके रखना है। दोस्तों ट्रैकोस्टमी सक्शनिंग के बारे में अगर आपको आए तो वो भी आपको पता है कि सक्शनिंग जो है 10 सेकंड तक करते हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा हम सक्शनिंग भी नहीं करते। सक्शनिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था स्टोमा ड्रेन के बारे में, मतलब पेशेंट को इंसीजन लगा हुआ है, एक जगह पे इंसीजन है, उसके जस्ट साइड पे एक ड्रेन डली हुई है, तो उसको आप अगर क्लीन कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो इसमें भी जो आंसर है वो भी आपको सेम से ही मिलेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा कि रोटेशनल फॉर्म में करना है, रोटेशनली करना है, कि पहले आप वहाँ से रोटेट करके मतलब इंसीजन से रोटेट करके दूसरी साइड जाओगे, या फिर लिखा होगा कि ट्रेन वाली साइड से रोटेट करते इधर आओगे, या फिर लिखा होगा कि सेपरेट दोनों को करोगे, या फिर लिखा होगा कि दोनों को एक ही के साथ करोगे, मतलब साइमल्टेनियसली करोगे, पहले इसको करोगे फिर उसी के साथ उसको करोगे। तो आपको पता है कि जो ड्रेन वाली साइड है वहाँ से होता है कई बार ना ऊजिंग होने लग जाती है, तो वहाँ से अगर ऊजिंग हो रही है तो मतलब वही है कि उसमें जो भी पस वगैरह कम्युलेट हो रही है, जो भी इन्फेक्शंस होगी वो सारी होगी। तो इंसीजन पे आपको पता है कि कट लगा हुआ है, वहाँ से इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप एक ही के साथ क्लीन कर रहे हो, ड्रेन वाली साइड से उठा के आप इंसीजन पे क्लीन कर रहे हो, तो वो इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है। तो इसलिए इसका जो मेन आंसर है इसका है कि पहले आपको एक चीज़ को क्लीन करना है, उसके बाद आपको अलग वाले से दूसरे को क्लीन करना है। तो ऐसे आपको इसको क्लीन करना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट केयर ऑफ बंडल के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो केयर ऑफ बंडल का तो आपको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बता रखा है, अब तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वही है, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लेना। तो वैप के बारे में, कॉटी, क्लेप्सी और एसएसआई के बारे में जरूर आप पढ़ लेना, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो इंटरव्यू में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टाफ से पूछा ही था, हो सकता है आपसे भी पूछ लें, तो इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि मुझे सीबीटी में नहीं आया था, वो मुझे इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने कि फ़ाइल की सेटिंग कैसे करते हो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी कि फ़ाइल की सेटिंग कैसे करते, तो वो तो हमें भी पता है, लेकिन मेन चीज़ ये थी, उन्होंने जो उनका जो पूछने का मोटिव था वो ये था कि उन्होंने मतलब उसी चीज़ में से क्वेश्चन निकालने थे, जैसे कि पहले वाले लड़के ने गलती करी थी कि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन बना के उनको दे रहा है और वो पूछते जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें उन्होंने मुझसे भी पूछा था, लेकिन मैंने कोई उनको मौका नहीं दिया कि वो और ज़्यादा डीपली जाए। तो जो भी क्वेश्चन जैसे भी हमारी फ़ाइल एक रेडी होती है, अगर आपको बाई चांस नहीं उस टाइम पे कंफ्यूज हो, तो जस्ट आपको सोचना है कि आप सोचो कि आप हॉस्पिटल में हो, अपनी वार्ड में, और आप फाइल चेक कर रहे हो पेशेंट की, तो कौन कौन सा पेज आता है बस वही बोलते जाओ। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया सब पेज, सब मतलब जो भी हम करते हैं वो सब बोल दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं मिला उनसे पूछने, लेकिन फिर भी इनिशियल असेसमेंट जो हम करते हैं उसके बारे में कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो खैर फ़ाइल के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना कि फ़ाइल कैसे आप सेट करते हो, फ़ाइल में कौन कौन से पेजेस लगाते हैं। जैसे कि एडमिशन के जो भी फॉर्म होते हैं वो हम हमेशा फ्रंट पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनिशियल असेसमेंट लगाते हो, फिर एमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट जो हुई होती है वो लगानी है। उसके बाद आप आईसीयू के कंसेंट लगाते हो, अगर एचआईवी के कंसेंट वगैरह, अगर एचआईवी के लिए अगर भेजा हुआ है, वायरल भेजा हुआ है, तो उसके लिए अलग से कंसेंट लेते हो। फिर डॉक्टर की इनिशियल होती है, फिर डॉक्टर के नोट होते हैं, है ना। तो हर किसी के हॉस्पिटल में अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी है बता सकते हो। नेक्स्ट इनिशियल असेसमेंट के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, जो कि इंटरव्यू का ही क्वेश्चन था
तो इनिशियल असेसमेंट उन्होंने पूछा था कि कैसे आप करते हो। तो इनिशियल असेसमेंट आपको पता है कि अगर पेशेंट आईसीयू में तो हम 15 मिनट्स में करना होता है, अगर पेशेंट वार्ड में है तो हम 30 मिनट्स में करते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट में वो सारे पेशेंट के वाइटल्स वगैरह हमने लिखने हैं, पेशेंट को यहाँ पे आने से पहले पहले क्या हिस्ट्री थी, क्या हुआ था, मतलब उनकी पुरानी सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मेडिसिन रिकॉन्सिलेशन करनी है कि कौन कौन सी मेडिसिन पे वो थे या ले रहे थे, ठीक है। फिर मॉस फॉल स्केल हो गया, फिर पेन स्कोर हो गया, है ना। और डीवीटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं कैप्रिनी स्केल, उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर पेशेंट की हिस्ट्री क्या क्या है, पेशेंट को एलर्जी किस किस चीज़ से है, तो उसके बारे में हो गया। तो ये सब इनिशियल में आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो पूछ भी सकते हैं इसके बारे में कि इनिशियल पे आप क्या क्या लिखते हो। और वही है, आपने स्केल बोले तो वो स्केल पे आ जाएंगे, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि वो इनिशियल असेसमेंट का पार्ट था तो ऑब्वियसली मुझे बताना ही था। और उसी में से उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए, जैसे पेन स्केल क्या है और जीसीएस क्या है, तो इसके बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछना चालू कर दिया। तो वो तो खैर मुझे पता था, मैंने बता दिया। तो एक चीज़ और है कि उनके वहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड बनने वाली है। पीडियाट्रिक वार्ड बनने क्या मतलब, पीडियाट्रिक वार्ड भी है या पीडियाट्रिक स्पेशलिटी है, तो इसलिए उन्होंने पीडियाट्रिक के भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ फोटोथेरेपी के बारे में बोला था, तो फोटोथेरेपी भी उन्होंने मुझसे पूछा और एक अबगार स्कोर उन्होंने मुझसे पूछा। तो अबगार स्कोर आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि जीसीएस स्केल हो गया या वीआईपी स्कोर हो गया, ये सारे तो आप गो थ्रू होते रहते हो, चाहे आप वार्ड में, चाहे आप आईसीयू में, चाहे आप कार्डिक आईसीयू में, चाहे आप सर्जिकल आईसीयू में, ये चीज़ें तो आप देखते रहते हो। लेकिन अबगार स्कोर आप बहुत कम देखते हो, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वाले नहीं होते, तो अबगार स्कोर जरूर पढ़ लेना। तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ, अबगार स्कोर जो होता है आपको पता है कि उसमें 0, 1, 2 तक नंबर होता है और उसमें टोटल 5 चीज़ें हम चेक करते हैं। तो अबगार की फुल फॉर्म से आप याद रख सकते हो, A फॉर अपीयरेंस, कि उसकी स्किन कलर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट P फॉर पल्स, उसकी पल्स रेट क्या है। उसके बाद G आता है मतलब ग्राइमेस के पेशेंट के बच्चे के रिफ्लेक्सेस क्या है। नेक्स्ट आता है A फॉर एक्टिविटी, तो पेशेंट की एक्टिविटी कैसे, मतलब बच्चा रो रहा है, जब बच्चे हाथ पैर हिला रहा है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट R फॉर होता है रेस्पिरेशन। तो ये पांचों चीज़ें आपको चेक करनी होती है। तो इसका जो स्कोर होता है 0, 1, 2, अगर इसका 2 स्कोर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर 1 मिल रहा है तो मतलब मॉडरेट है, और 0 मिल रहा है तो मतलब सीवियर में काउंट करते हैं। तो अगर इसका नॉर्मल की बात करें 7 to 10, मतलब अगर इसको सारा जब आप इसका टिक कर लेते हो, नंबरिंग पे टिक कर लेते हो, उसके बाद जितना भी आपको मिलता है, अगर आपको 7 to 10 मिल रहा है तो आप उसको नॉर्मल में काउंट करते हो। अगर आपको 5 to 7 तक मिल रहा है तो आप मॉडरेट पे काउंट करते हो। मॉडरेट पे है तो मतलब बच्चे को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और अगर 5 से नीचे आपका स्केल जा रहा है तो हम सीवियर में काउंट करते हैं, तो बच्चे को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, जो भी पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, पिक्कू में शिफ्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का मेन आपको ध्यान रखना है, मतलब पूरा इसको अच्छे से इलेबोरेट तो वहाँ पे नहीं खैर करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूछ सकते हैं, तो आपको इसलिए पहले से ये चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी वीआईपी स्कोर का जरूर पढ़ लेना, जीसीएस स्कोर का जरूर पढ़ लेना, ठीक है। किसी डेड पेशेंट का जीसीएस कितना होता है, जैसे 3 है तो वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वीआईपी स्कोर तो जरूर पढ़ लेना, वो तो फिलबाइटिस का पूछते ही। यहाँ तक आपने मेरी वीडियोस देख ली, तो वीडियो आपको जरूर अच्छी लग रही है तो लाइक अभी से कर दो, क्योंकि एंड पे जाते जाते आप भूल जाओगे, नेक्स्ट वीडियो स्क्रॉल कर दोगे। तो अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे रेड वाला बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि अगर इमरजेंसी में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो वो भी सिचुएशनल क्वेश्चन है, उसमें आपको पता है कि आपको जो ऑप्शंस दे देंगे ये होंगे कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ईसीजी करना है, ठीक है, जब पेशेंट का मॉनिटर अटैच करना है, या फिर उनको एंटी एंजाइनल कोई टैबलेट्स देनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें अगर देखा जाए तो सब ठीक है। हम अगर चेस्ट पेन के साथ आता है तो ये सारा क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, ये सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ये पूछा है कि फ़र्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो एज ए नर्स आपकी सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि आपको पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं। तो जो आपको उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि आपको मॉनिटर अटैच करना, तो वही आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है, चाहे वो चेस्ट पेन के साथ हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट लेके आया है, जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आया है, इमरजेंसी में आया, तो आपको सबसे पहले मॉनिटर अटैच करना है, ठीक है। तो उनके वाइटल्स जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो वही आपका सही आंसर है। उसके बाद आप ईसीजी करो, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाओ, जो भी करना है वो उसके बाद के स्टेप है। तो दोस्तों नेक्स्ट फिलबाइटिस के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि पेशेंट को 72 आवर्स से एक इन्फ्यूज़न चल रहा है, कोई भी मतलब पेशेंट को ड्रिप चल रही है, उसमें से पेशेंट का 72 आवर्स से ऊपर हो गया, जो आईवी ड्रिप सेट है वो चेंज नहीं हुआ है,
72 आवर्स से ऊपर हो गया, पेशेंट को यहाँ पे रेडनेस है, यहाँ पे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पेशेंट को पेन हो रही है, तो ये सब किस चीज़ के साइन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी IV ड्रिप सेट होते हैं उसका आपको पता है कि उसको हम 72 आवर्स तक रखते हैं, मतलब 3 दिन के लिए हम चलाते हैं। 3 दिन के बाद हमने डिस्कार्ड करने हैं। अगर आपको विजिबली सॉइल्ड लग रहा है या किसी मेडिसिन के बाद वो ख़राब हो गया है तो आप उसको पहले भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप 72 आवर्स तक रखते हो। तो दूसरी चीज़ है कि ये जो आपका आंसर होता है वो होता है फिल्बाइटिस, क्योंकि फिल्बाइटिस के ये सारे यहाँ पे एरिथमा होगा, है ना, पेशेंट को पेन होगी, पेशेंट को बर्निंग होगी, तो ये सारे जो साइन है वो फिल्बाइटिस के होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एंटीडोट के ऊपर, कि अगर पेशेंट को वारफेरिन टैबलेट चल रही है, वारफेरिन टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब वारफेरिन ज़्यादा डोज ले लिया, तो उसके लिए आप क्या करते हो या उसका एंटीडोट क्या होता है। तो दोस्तों उसका एंटीडोट आप सबको पता है कि विटामिन के जो कि वारफेरिन का एंटीडोट हम यूज़ करते हैं वो है। तो इसके साथ साथ आप एंटीडोट में अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट खाए तो उसके लिए हम मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम का अगर एंटीडोट पूछे तो उसके लिए हम कैल्शियम यूज़ करते हैं। अगर इंसुलिन की ओवरडोज हो गई तो उसके लिए हम डेक्सट्रोज 25 का यूज़ करते हैं। अगर हेपारिन का एंटीडोट पूछे तो उसका भी आपको पता है हम प्रोटामिन सल्फेट जो इंजेक्शन है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कोड उन्होंने पूछा था, कोड ब्लू के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये जो कोड है ये आपको ज़रूर याद कर लेने, जो कि यूनिवर्सल कोड होते हैं, जैसे कोड ब्लू हो गया, कोड रेड हो गया, कोड RRT हो गया, है ना, या कोड वायलेट हो गया। ये 4 तो यूनिवर्सली है कि कहीं भी आप चले जाओ, वायलेट से याद रखना है वायलेंस, इंटरनल मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। RRT का बताया आपको, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। RRT करते हैं कोड ब्लू को प्रिवेंट करने के लिए। तो अर्ली असेस करते हो आप पेशेंट को, जैसे भी उनकी कंडीशन अगर डिटीरियोरेट होती है तो उसमें आपको करना होता है। RRT एक पॉलिसी होती है, वो आप ज़रूर पढ़ लेना, इसके क्या क्या प्रोटोकॉल है वो आप ज़रूर पढ़ लेना कि RRT क्यों करते हैं। अगर आप RRT करते हो, कोई पेशेंट ऐसे होता है तो सबसे पहले आपके सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, फिर आपने एवरी 15 मिनट्स पे वार्ड में वाइटल चेक करने पेशेंट के, क्योंकि RRT जो है वो वार्ड में ही करते हैं, ICU में कभी नहीं होता है, ठीक है। तो हर 15 मिनट्स बाद करने। तो अगर 1-2 वाइटल्स में आपको लगता है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है तो आप वहीं पे रख लो, वहीं पे पेशेंट को स्टे करवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी पेशेंट की जो कंडीशन ठीक नहीं हुई और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है तो फिर पेशेंट को तुरंत ICU में शिफ्ट कर देना होता है, ताकि कोड ब्लू ना हो और पेशेंट को पहले जो भी कंडीशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसकी स्कोरिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, जैसे इसकी 0, 1, 2 और 0, 1, 2 में हम काउंट करते हैं। तो वही है, इसमें यूरिन आउटपुट देखते हो, पेशेंट के वाइटल्स देखते हो, BP, पल्स, टेम्परेचर। तो जो RRT का चार्ट होता है वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, ज़रूर पढ़ लेना। उसमें जैसे स्कोरिंग होती है, 0 है तो नॉर्मल है, 1, 2 और 0, 1, 2 ऐसे करके होती है। अगर BP ज़्यादा बढ़ रहा है तो 1, 2 की रीडिंग दी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। अगर कम हो रहा है BP तो भी आपको फिल करना है, ठीक है। पल्स अगर ज़्यादा हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है या VT हो रहा है तो भी आपको फिल करना है, कम हो रहा है तो भी आपको फिल करना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके जाता है या ओवरराइट, मतलब कोई मेडिसिन लिख के जाते हैं या उसको ओवरराइट कर देता है ना, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो तब आप क्या करोगे। ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन होता है तो तब आप क्या करोगे। तो अगर ऐसा कभी भी होता है या आपको क्वेश्चन आता है तो आपको यही टिक करना है कि हम डॉक्टर से रीराइट करवाएंगे अच्छे से और पूरा लिखवाएंगे और उसके बाद आप मेडिसिन दोगे, ठीक है। तो अगर इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि अगर मान लो कोई डॉक्टर कंसल्टेंट आपको फ़ोन करके बोलता है कि ये पेशेंट को ये वाला मेडिसिन दे दो, है ना, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, आप फ़ोन करके पूछते हो, है ना। तो अगर जब आप फ़ोन करके पूछते हो तो वहाँ पे भी एक चीज़ हम फॉलो करते हैं, वो होता है रीडबैक पॉलिसी। तो रीडबैक पॉलिसी क्या होती है कि उन्होंने अगर कुछ लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा है ना, या फिर मान लो किसी पेशेंट की शुगर बढ़ गई है तो उसको इंसुलिन देनी है, तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसको 13 यूनिट दे दो, तो सुनने में कन्फ्यूज़न हो सकती है 13 और 30 में, मतलब 30 और 13 दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर इंसुलिन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे हम रीडबैक पॉलिसी यूज़ करते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि 13 मतलब 13, या फिर अगर उन्होंने 30 बोला, आपको 30 सुना है तो आप बोलोगे सर 30, तो फिर वो बोलते हैं हाँ 30, तो फिर आप उसी के हिसाब से देते हो। फ़ोन पे ऐसे आपकी कन्वर्सेशन हुई है तो वहाँ पे भी आपको अपने नोट्स में भी लिखना है कि ये डॉक्टर से बात हुई है, कंसल्टेंट का नाम है, इतने यूनिट उन्होंने प्रेस्क्राइब करा, रीडबैक पॉलिसी फॉलो हुई और मैंने इतने यूनिट दे दिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जो नॉर्मल सलाइन है 0.9 वाली, वो आइसोटोनिक होती है, हाइपरटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होती है, क्या होती है।
तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ तो मैंने पहले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आइसोटोनिक जो नॉर्मल सलाइन है वो आइसोटोनिक में आता है। तो हाइपरटोनिक का भी आपको पता है, जो कि जैसे 3% सलाइन हो गया है ना, डेक्सट्रोज हो गया, ये हाइपरटोनिक में आता है। अगर हाइपोटोनिक की बात करें तो जो हाफ NS होता है, 0.45 वाला NS जो होता है, जितना नॉर्मल सलाइन है उसमें जितना सोडियम क्लोराइड होता है उसका हाफ होता है 0.45 NS में, तो इसलिए उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इंसुलिन के बारे में ही आया था वो भी। तो क्वेश्चन ऐसे था कि आपके पास 10 ml की एक इंसुलिन की वाइल है, उसमें 1000 यूनिट है, मतलब 1 ml इज़ इक्वल टू 100 यूनिट। तो 10 ml इज़ इक्वल टू 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट की वाइल है, तो डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसको 50 यूनिट देना है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप कैलकुलेशन भी ऐसे ही सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1 ml है, उसमें अगर 100 यूनिट है और उसका हाफ कर दोगे तो उसमें 50 यूनिट रह जाएगा। तो 50 मतलब कि 0.5 ml आपको पेशेंट को देनी है। तो उसमें मेन क्वेश्चन यही था कि अगर 50 यूनिट डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो आपको कितना ml पेशेंट को इंसुलिन देना है। तो ml के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो 0.5 ml मतलब हाफ ml जो इंसुलिन है वो आपको पेशेंट को देना है। तो ये क्वेश्चन मुझे आया था, तो आपको भी पता होना चाहिए, क्या पता आपको भी आ जाए। तो दोस्तों कबलर रॉज की स्टेजेस के बारे में उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन। तो कबलर रॉज की जो स्टेजेस थी वो वही थी जो आपने पढ़ा होगा, डाइंग पेशेंट जो होता है, जो या फिर बोलो कि एंड स्टेज जिसकी होती है, जो पेशेंट जाने वाला होता है या फिर मतलब एंड स्टेज पे होता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें यही था कि 5 स्टेजेस कौन सी है कबलर रॉज की। तो उन्होंने कौन सी 5 स्टेजेस बोली थी, तो उसको अकॉर्डिंगली आपने बताना होता है। तो अकॉर्डिंगली याद रखने के लिए मतलब एक फ्रेज़ है डाबडा। तो जैसे कि मुझे भी नहीं याद था जब मैंने वो देखा, तो मुझे भी नहीं पता था कि उसको कैसे मतलब सीरीज़ वाइज करना है। लेकिन छोटी सी फ्रेज़ एक मैंने याद रखी थी, वो थी डाबडा। डाबडा मतलब DABDA। तो DABDA को हम डाबडा बोलते हैं। तो डाबडा से ही मैंने याद रखा था, तो वैसे ही मैंने उनको लाइन में लगा दिया। तो पहला जो D है उसका मतलब डिनाइल, A फॉर है एंगर, B फॉर है बार्गेनिंग, उसके बाद फिर से जो D आता है उसका मतलब डिप्रेशन, और लास्ट पे जो A है उसका मतलब एक्सेप्टेंस। तो आपको ऐसे लाइन वाइज ही लगाना है। तो लाइन वाइज वैसे आपको याद नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका ये छोटा सा फ्रेज़ याद कर लो, डाबडा। ठीक है, तो डाबडा याद रखोगे तो उसको आप लाइन वाइज कर सकते हो। बस यही था कि लाइन वाइज करना है। तो ये जब पेशेंट एंड स्टेज पे होता है या फिर मतलब एंड स्टेज पे होता है, पता है कि पेशेंट ने चले जाना है, तो उस टाइम पे हम सारा पेशेंट का जितना भी उसका ट्रीटमेंट है वो सारा बंद कर देते हैं कि पेशेंट जो है ईजिली मतलब चला जाए। तो उनको कोई मतलब ऐसी कोई भी परेशानी नहीं देती है कि कोई इंजेक्शंस देते रहो या कुछ होता है। तो वहाँ पे हम DNI भी यूज़ करते हैं, डू नॉट इंटूबेट, कि अगर पेशेंट अरेस्ट होता है तो उसको इंटूबेट नहीं करना, उसको आराम से जाने दो भगवान के पास। तो इसके लिए ये जो कुबलर रॉस की स्टेजेस है ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये मेन क्वेश्चन थे जो उसमें आए थे। तो बाकी जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर लोगे, जो CBT एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड पे है वो तो कंप्यूटर पे लिखना है, वो तो आप कर लोगे। लेकिन ये जो इंटरव्यू है यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपको ही वो मैनेज करना है, आपको ही वो बताना है। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल होके बैठना है। और बहुत ही वो मतलब जो इंटरव्यू मैम लेती है बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है। तो पहले मतलब आपके साथ पूरा अच्छे से बातें कहाँ से आए हो, परिवार में कौन कौन है, ये वो हर चीज़ें पूछती हैं। तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए आपको घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से जाओ, इंटरव्यू दो और आपका ज़रूर इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा पीक पे रखना। अगर कॉन्फिडेंस से आप आंसर करते जाओगे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, ऐसे ही आपको कर लेंगे और बोलेंगे चलो ठीक है जाओ, आपकी सिलेक्शन हो गई। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। तो आप अभी जब भी आप जाओगे, कल परसों जब भी आप जाते हो, तो ज़रूर देख के ये वीडियो तो ज़रूर देख के जाना और आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल पे, और नई वीडियोस इंटरव्यू के बारे में या और भी नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर वीडियो शेयर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों ज़रूर जाओ, इंटरव्यू क्लियर करो और आराम से अच्छी सी सैलरी पाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
caught in the crossfire.